नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। दिस इज सेक्शन 100 आईपीसी and equivalent BNS is what 38 section 38 BNS section 100 IPC very 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 important। ये है इसको जितने भी इंपॉर्टेंस लगा सकते हो उतने अटैच कर सकते हो यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर मेंस। क्या क्वेश्चन आएगा मेंस में? when a person can cause death, when a person can cause death in the exercise of right of private defense of body, when a person can cause death in the exercise of right of private defense of body। शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुपालन में कब कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर सकता है? हिंदी में बता दिया, अंग्रेजी में बता दिया। कब कोई व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ भी कर सकता है? ये जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। प्रीलिम्स में लगभग आता ही आता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि नहीं है? और मेंस में ऐसे ही पूछेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पहला क्वेश्चन बना देंगे और टेल क्वेश्चन बना देंगे कि कब कोई व्यक्ति किसी की डेथ भी कर सकता है। एंड आंसर लाइज हेयर सेक्शन 38 BNS और section 100 IPC। Let's read it with me and then we when the right of private defense of body heading में आप लोग इसको हाईलाइट करेंगे P for prelims। The right of private defense of body extends under the restrictions mentioned in section 37 या 99 IPC याद करें तो to the voluntarily causing of death or any other harm to the assailants। इतना ही समझते पहले। देखिए हम कौन से राइट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार में। राइट, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू व्हाट? एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ। लेकिन कैसा? प्लीज सी द वर्ड फर्स्ट, वॉलेंटरीली। वॉलेंटरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको पता चलेगा कि इंटेंशनली भी कवर्ड हो गया इसमें कि while exercising right of private defense of body you can cause death। how? is it negligently, accidentally or voluntary? it is voluntary। तो यही इसको स्कोप है कि लॉ ये आपको पावर देता है कि even you can cause death of someone voluntary। and if I am not wrong please go to section 2 of your Bail Act and देखना हमें voluntarily डिफाइंड है क्या? वॉलंटरली, दिस इज सेक्शन 233 है ना, 233। एंड यू इफ यू सी दैट सेक्शन 233 आई रीड इट फॉर यू। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंशनली intended or by means which he knew or has reason to बिलीव। ये 3 की वर्ड्स हैं इसमें कि हम कब कह सकते हैं कि कोई काम किसी ने वॉलंटरली किया। नंबर 1, व्हेन ही इज कमिटिंग एन एक्ट इंटेंशनली। अगर कोई वो काम इंटेंशनली कर रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? वॉलंटरली कर रहा है वो। अगर कोई व्यक्ति विद नॉलेज कोई कार्य कर रहा है तो वी कैन से दैट ही डिड दैट एक्ट वॉलंटरली। एंड और अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ही हैड रीजंस टू बिलीव कि ऐसा होगा, तब भी हम कह सकते हैं ही वाज कमिटिंग दैट एक्ट वॉलंटरली। तो मैंने समरी रूप में आपको बताया यहाँ पर वॉलंटरली का मतलब क्या है कि नाउ यू आर कॉजिंग द पर्सन इज कॉजिंग डेथ। वॉलंटरली मीन्स व्हाट? ईदर ही इज कॉजिंग द डेथ इंटेंशनली, राइट, कि ऐसा मार दूंगा तुझे मैं, राइट। सेकंड क्या है? और ही न्यू कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्ट, भाई मैं इस पर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, ये मर सकता है। और इधर ही हैड रीजन टू बिलीव कि भाई ऐसा मर सकता है व्यक्ति। मीनिंग क्या है यहाँ पर? समझने की बात है जो मैंने शुरू में समझाया था जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में आप लोगों को कि जो हमारा एक ये कॉन्सेप्ट है, कौन सा? ऑफेंस, एक्टस रियस एंड
मेंस्ट्रिया। यहां पर आप देखो, इफ आई एम कॉजिंग योर डेथ इंटेंशनली, तो डोंट आई हैव द मेंस्ट्रिया? यस और नो? If I am causing someone voluntarily, it means what? Intentionally, knowingly or have a reason to believe such that. It means मेरा मेंस्ट्रिया तो है। इसीलिए जो प्राइवेट डिफेंस वाले सेक्शन है, प्राइवेट डिफेंस वाले जो सेक्शंस हैं, यहां पर एक्ट इज जस्टिफाइड। इट इज नोट द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रिया। एब्सेंस ऑफ, समझाता हूं उसको, लिख लीजिए ऐसा केस। इट इज नोट द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रिया। ये मैंने आपको शुरू में बताया था उस दिन, है ना, कि एक जनरल एक्सेप्शन के जो टॉपिक्स हैं उनको हम दो ग्रुप में बांटते हैं। 14 से 33 वो केसेस हैं जहां पर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रिया माना जाता है, और 34 से 44 प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड वो हैं जहां पर एक्ट इज जस्टिफाइड। इन दिस केस मेंस्ट्रिया है, यू वांट टू किल समवन, बट अगेन योर क्रिमिनल लायबिलिटी इज एब्सॉल्व्ड। आपकी जो आपराधिक दायित्व है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। क्यों? देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस विच जस्टिफाई योर एक्ट। वहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि आपने जो काम किया है, किसी की जान लेने का भी, वो न्याय उचित लगता है। आप बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो प्राइवेट डिफेंस का जो जस्टिफिकेशन है, दैट इज द एक्ट इज जस्टिफाइड। जो आपने एक्शन लिया है, जो एक्ट किया है आपने, वो न्याय उचित है। आप ये नहीं कह रहे कि वहाँ मेंस्ट्रिया नहीं है। ये बात ध्यान रखना कॉन्सेप्ट के लेवल पर। मैं बहुत आपको गहरी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जनरल एक्सेप्शंस में दो ग्रुप, देयर आर टू ग्रुप्स। जो अप टू 33 है, वहाँ पर वो केसेस कवर्ड होते हैं जहाँ पर मेंस्ट्रिया एब्सेंट होगा। जैसे 7 साल के से छोटे बच्चे ने किसी की डेथ करी, हम क्या कहेंगे? ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, है ना। डॉली इनकैपेक्स, अपराध करने में वह व्यक्ति असमर्थ है, तो मेंस्ट्रिया है ही नहीं वहां पर। लेकिन यहां वाले केसेस में मेंस्ट्रिया है, क्योंकि पहले शब्द से क्या मिल रहा है? देखो आपको, वॉलंटरी कॉज डेथ है कि नहीं है? वॉलंटरी का मतलब मैं चाहता हूं मारना इसको, तो क्या आप कह सकते हैं मेंस्ट्रिया नहीं है? यहां पर मेंस्ट्रिया तो हुआ ना, लेकिन वो क्यों मैंने मारना चाहा, वो जस्टिफिकेशन मेरे पास है यहाँ पर। तो आई बिलीव ये पॉइंट समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक। तो वॉलंटरी ही कैन कॉज डेथ और एनी अदर हार्म टू द असेलेंट, या वो कोई अदर हार्म भी पहुंचा सकता है, डेथ भी कर सकता है और कोई अदर हार्म भी कर सकता है। ये है मीनिंग देयर बाय की परमिशन है डेथ करने की भी। अब वो कौन कौन से कारण है ये हम देख लेते हैं। बस ये एकदम फिक्स्ड है ना। इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, अगर वो ऑफेंस निम्नलिखित में से किसी कोई एक डिस्क्रिप्शन का होगा, और ये फिक्स है। क्या क्या है? नंबर 1 ए में क्या आता है देखिए, सच एन असॉल्ट एज में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ अदरवाइज विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। ये समझिए क्या है सच एन असॉल्ट, ऐसा हमला, एज में कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट डेथ अदरवाइज विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, कि उसको ऐसी क्या हो जाए, ऐसी एप्रीहेंशन हो जाए, ऐसा भय हो जाए कि अगर मैंने इसकी डेथ नहीं करी, डेथ अदरवाइज विल बी द कॉन्सिक्वेंस, कि मेरी ही डेथ हो जाएगी। इस हमले का जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो मृत्यु में ही होगा। तो इफ समवन इज अटैकिंग अपॉन मी, यू प्लीज सी दिस साइड, इफ समवन इज अटैकिंग अपॉन मी, assaulting me, and I have apprehension that he may cause my death, ये मेरी जान ले लेगा, in that case I have every right under this section 38 BNS 100 IPC to cause his death. Law gives me power to save my life first. अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन को मुझसे लेना चाहता है तो मैं उसका जीवन ले सकता हूं। काम की बात यहां पर क्या है,
उनको समझिए। देखिए आप ये देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन, दैट एप्रीहेंशन मस्ट बी रीजनेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए वहाँ एक ऐसी जगह है, एक बिल्डिंग है, एक फ्लैट समझ लीजिए, वहाँ पर है खली, सही है, और वहाँ पे खड़ी है सामने समता, और समता उसका चीखती है मैं तेरी जान ले लूँगी, है ना, और खली ने उठा के गला दबा दिया तो उस पर डेथ का मर्डर चार्ज लगता है, और वो लेता है अपना प्राइवेट डिफेंस कि देखो रिकॉर्ड पे है ये, मैंने रिकॉर्ड किया, इसके बाद ये चीख रही चिल्ला रही मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो क्या ये रीजन एप्रीहेंशन होगी? कहाँ खली, कहाँ समता? अगर उसने केवल कह भी दिया कि आई विल किल यू, तो इसका मतलब नहीं खली के अंदर वो एप्रीहेंशन आ जाएगी, रीजन एप्रीहेंशन हो जाएगी, नहीं नहीं तो मुझे मार ही देगी। लेकिन इसका उल्टा होता, मान ली खली ने कहा हुआ हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा, तो समता डर जाएगी एक बार को कि भाई ये सही में मार देगा ये इंसान, तो फिर ये अगर पिस्टल चला दे या किस तरीके से कुछ भी मार दे उसको, तो शायद ये कह सकती है कि देयर वाज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया कि वेदर देयर वाज एप्रीहेंशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो वर्ड है, जो वर्ड दैट क्रूशियल वर्ड इज व्हाट द रीजनेबल, जो एप्रीहेंशन है वो युक्त होनी चाहिए। यू कैन नॉट से कि मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मार देगा, नो, इट मस्ट बी द प्रूडेंस। कैसे जज करेंगे? यहां पर फिर जज करते हैं कि द प्रूडेंस ऑफ ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैसे सोचेगा उन हालातों में, उसको वो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ लगेगी या नहीं लगेगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि हाँ रीजनल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ थी या नहीं थी। गॉट इट? अब समझो बचवा, देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ये, इसी को अगर सपोज कीजिए देयर इज ए, ध्यान देना, ए एंड बी इज कमिटिंग एन असॉल्ट अपॉन ए, बी ने असॉल्ट किया है ए पर, एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी इज किल्ड बाय ए ने बी को मार दिया। कौन सा चार्ज लगेगा? इधर कल्पल होमिसाइड और मर्डर। फिर वो डिफेंस में आएगा अपने, वो डिफेंस में जनरल एक्सेप्शन को कोट करेगा कि आई किल्ड हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है कि नहीं है? वो क्या कहेगा कि सेक्शन 38 BNS का लाभ मुझे मिलना चाहिए। कोर्ट एग्जामिन्स द फैक्ट्स, बट कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट दिस वाज नॉट द केस व्हेन देयर वाज ए, दो देयर वाज सम डेंजर, लेकिन ऐसा डेंजर नहीं था इन विच यू कैन से देयर वाज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ योर डेथ, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? फिर ए का क्या होगा? समझ गए आप लोग? मैं हिंदी में समझाता हूँ। ए व्यक्ति वो है जो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करता है ऑफ बॉडी बी के खिलाफ, और बी को मार देता है। ड्यूरिंग ट्रायल वो कहता है कि मैंने इसको सेक्शन 38 का जो मेरा राइट है या 100 IPC का जो राइट है उसकी एक्सरसाइज से मारा है। कोर्ट ने फैक्ट्स को एग्जामिन किया, कोर्ट ने कहा कि नहीं रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ तो नहीं थी। अब क्या होगा? देखो अगर उसको सेक्शन 100 का लाभ मिल जाता तो उसकी लायबिलिटी क्या होती? 0, क्योंकि नथिंग इज एन ऑफेंस, फिर कोई अपराधी नहीं माना जाता। अब क्या होगा? क्विकली आंसर, सेक्शन 101 का एक्सेप्शन नंबर 2, यहां पर हम ये कह सकते हैं ही वॉज एक्सरसाइजिंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस बट ही एक्सीडेड हिज राइट, लेकिन वो अपने अधिकार में को लांघ गया, उसकी सीमाएं जितनी मिली थी, तो हिज केस कैन बी कवर्ड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये सारा इंटरलिंक्ड समझना है आप लोगों ने। सेक्शन 100 उसका एक्सेप्शन, अब ये क्या आ गया? प्राइवेट डिफेंस। दिस वाज माय लॉजिक कि मैं इसको एक सीक्वेंस से पढ़ाना चाहता था आपको। आई होप कि अब आप लोग इसको कर पा रहे हो, इंटरलिंकिंग कर पा रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पाए, जो लोग लिंक नहीं कर पाए, मैं दावे से कह सकता हूँ उन्होंने याद नहीं किया है, क्योंकि याद अगर किया होता तो फटाफट उनका दिमाग दौड़ता, वो अपना आप ही हिंट आ देता। चलिए, तो एक ये हो गया। नंबर 2 पर आ जाइए। अब इसी एनालिसिस पर हमने बाकी सबको समझना है। सेम है सब कुछ। सच एन असॉल्ट एज में रीजनली कॉज, आप समझ गए। ग्रीवियस हर्ट, तो डेथ की जगह क्या वर्ड आ गया? ग्रीवियस हर्ट आ गया। थर्ड में आ गया रेप, सी में।
डी में आ गया सच एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, 4th सच एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, 5। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एफ, इसको समझना है। 5 तक तो कुछ था ही नहीं, 5 तक में तो केवल आपको अब रटना है डेथ की जगह वर्ड को रिप्लेसमेंट करना है कंट्रोल एफ करके, ठीक। डेथ कंट्रोल एफ समझते हैं ना, डेथ हो गया, रीजनेबली वो सॉरी ग्रीवस हर्ट हो गया, राइट। फिर क्या हो गया, रेप, फिर क्या हो गया, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, एंड 5th हो गया किडनैपिंग और अबडक्शन। तो इन 5 में तो कुछ एक ही सीरीज में आपको सेम वर्ड्स हैं, सेम लाइन है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, वैसे समझना है आप लोगों ने। आई बिलीव यहाँ तक समझ में आया होगा सब लोगों को। अब इसको समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख लीजिए प्लिम्स 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 मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर ये आपको जरूर चकमा देगा एग्जाम में। सच एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining ए पर्सन, ठीक। सच एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining ए पर्सन, wrongfully confine करना है। अब इसको अगर आप लोगों ने इतना अगर समझ लिया कि यस, अब पढ़िए, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एन असॉल्ट रीजनली कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यही पढ़ा था ना। ग्रीवस हर्ट पढ़ा, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, यही पढ़ा। उसी की सीरीज में हम पढ़ लेते हैं रोंगफुल कन्फाइनमेंट, बट इट इज नॉट सो। वहाँ पर डेथ के केस में, ग्रीवस हर्ट के केस में वो एकदम प्लेन लाइन थी। आपको क्या हुई, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हुई, ग्रीवस हर्ट हुई, रेप हुई, किडनैपिंग, एब्डक्शन, अननेचुरल ग्रेटिफाइंग अननेचुरल, आपने सामने वाले को मार दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या एप्रीहेंशन है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट की। सच एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रोंगफुल कन्फाइनमेंट, बट ये इतनी लाइन अगर आ जाए तो इट कैन कंफ्यूज यू, क्योंकि इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। ओनली रोंगफुल कन्फाइनमेंट कितने लोग समझते हैं? रोंगफुल कन्फाइनमेंट सिर्फ ऐसे समझिए, ये व्यक्ति देखो, ये व्यक्ति रोंगफुल कन्फाइनमेंट में है भी है, इस व्यक्ति दिस पर्सन कैन नॉट गो बियॉन्ड ए बाउंड्री, ये किसी एक सर्कल के अंदर एक किसी का उसमें, इसको कहते हैं रोंगफुल कन्फाइनमेंट। तो किसी व्यक्ति को अगर उस पर ऐसा हमला हुआ हो कि ही कैन बी रोंगली कन्फाइंड, तो कैन ही कॉज डेथ, क्या वो किसी मृत्यु कारित कर सकता है? आंसर इज yes or no? No. Why? Because you will have to read these lines. What? Under circumstances, this is very important. Under what circumstances? Under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. ऐसे हालात में, under such circumstances, कौन से सर्कमस्टेंसेस? विच में रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड, ऐसे हालात जो उसको ऐसा सोचने पे मजबूर कर दे, क्या? ही विल नॉट बी एबल टू हैव रिकॉर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज, कि वो पब्लिक अथॉरिटीज को अप्रोच नहीं कर पाएगा अपने को छुड़ाने के लिए, राइट। सो अगर कोई व्यक्ति सिंपल रोंगफुल कन्फाइनमेंट है, सिंपल रोंगफुल कन्फाइनमेंट है, मान लीजिए ये तनय भाई साहब हैं, इन तनय भाई साहब को वृद्ध ने एक अपने पीजी में बंद कर दिया। व्हाट इज द केस? इट इज द केस ऑफ रोंगफुल कन्फाइनमेंट। तो कैन तनय कॉज डेथ ऑफ वृद्ध? आज मैं तो एक कमरे में बंद करूंगा, देखता हूं तो कैसे बाहर निकलेगा। ये क्या हुआ? दिस इज द असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रोंगफुल कन्फाइनमेंट। घसीट के ले जा रहा है तने को वहां पर, वो है ना। तो क्या क्यों? क्योंकि पीजी का मतलब क्या है, शहर में ही होगा, लोकेलिटी में होगा, और वो ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप उसको पब्लिक अथॉरिटीज को अप्रोच ना कर पाए कभी। लेकिन मान लीजिए, है ना, जो वृद्ध ने बिठाया तने को हाथ पैर बांध करके अपनी गाड़ी में, और ये ले गया फॉरेस्टेड रीजन पे, और वहाँ पे अंदर घुस के फॉरेस्ट में जा कर के वहाँ पर एक बड़ी सी पुरानी हवेली है, पुरानी हवेली के अंदर तहखाने में ले जाकर के इसको बंद करना चाहता है। तो अब जाकर के इसको एक ऐसा लग सकता है ना,
कि भाई मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, कैसे पुलिस को बताऊंगा, कैसे निकलूंगा मैं। तो फिर अपनी पूरी ताकत लगा करके तने ने वो वृद्ध को वहीं पर ही, दूसरा वाला वृद्ध, तो वृद्ध को उसने वो किया जो इसके एक्सेप्शन है, डेथ कर दी, राइट। तो क्या उस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, लाभ मिलेगा सेक्शन 38 का? आंसर इज यस। तो वो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप ऐसा मत करना, अगर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए और जो मैं लाइन बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में याद आएगी, ध्यान रखना, या पेपर सॉल्व करते हुए आएगी। ये जब आएगा अंडर विच ऑफ द सर्कमस्टेंसेस वन पर्सन कैन कॉज डेथ, निम्नलिखित में से किन केसेस में कोई व्यक्ति डेथ कर सकता है ना। सच एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रोंगफुल कन्फाइनमेंट, ये अधूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन को फिर बी सी डी ऑप्शन में ये लाइन भी लिखी मिलेगी आपको अंडर सर्कमस्टेंसेस वाली। तो रोंगफुल कन्फाइनमेंट प्लस ये ध्यान रखना, मेयर दिस लाइन विल नॉट बी सफिशिएंट, प्लस अंडर, ये वाली लाइन जरूर होनी चाहिए इसमें। आई होप कि समझ गए आप लोग, अभी कर लेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए। पहले आपके उसमें ना जो आईपीसी था वहां पर फर्स्ट ली, सेकंड ली, थर्ड ली, इस तरीके से था। अब इन्होंने ABCDEFG कर दिया इस तरीके से। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, ये न्यू एडिशन था आईपीसी में। अब आईपीसी जा चुकी है तो आपको उतना सब अमेंडमेंट का चक्कर ही खत्म हो गया, बीएनएस का पार्ट हो चुका है। एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, देखिए थ्रोइंग क्या होता है, उसको पर फेंकना। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग का मतलब थ्रोइंग समवन, और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड मतलब उसको कंज्यूम करवाना, उसको मूवमेंट उड़ेलना। और अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड, तो एसिड की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए ये था। तो अगर एक्ट ऑफ थ्रोइंग हो, यानी कि किसी व्यक्ति पर कोई एसिड को थ्रो कर रहा हो, सही है, या उसको पिलाने की कोशिश करे, लेकिन आगे कैसे, विच मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ग्रीवस हर्ट विल अदरवाइज विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट। तो ये देखिए आप, इसमें ये जो लाइन थी बी, जो पार्ट बी है उसमें भी ग्रीवस हर्ट की एप्रीहेंशन है, और ये है आपका जी में भी ग्रीवस हर्ट की एप्रीहेंशन है। बस यहाँ पर एक पर्टिकुलर हो गया, अदरवाइज ये जो लाइन है जी वाली, ये उसमें भी कवर हो सकती है। एसिड थ्रो से ग्रीवस हर्ट होगा ही होगा, है कि नहीं है। लेकिन फिर भी एक सेफर साइड की कहीं कोई कौन वो रहे ना, मतलब एक डिस्क्रिप्शन जो है कोर्ट का एकदम कन्फ्यूजन से अलग लेने वाली बात है। तो क्योंकि ऐसी घटनाएं काफ़ी घटी पीछे, उसको देखते हुए ये ऐड किया गया था उस समय। तो यहाँ पे भी दो बातें हो गई, थ्रोइंग एसिड और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, प्लस रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवस हर्ट। तो ये प्लस जो एप्रीहेंशन ऑफ रीजनेबल ग्रीवस हर्ट है, और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवस हर्ट है, इसको नहीं भूलेंगे आप। एंड दूसरा क्या हो सकता है, नेवर फॉरगेट दिस वर्ड, दिस इज नॉट ओनली हर्ट, दिस इज ग्रीवस हर्ट। क्योंकि एग्जाम में कितना फाइन रीडिंग करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हो सकता है वहाँ पे हर्ट लिखा हो, ठीक, एग्जाम में, और किसी दूसरे ऑप्शन में लिखा हो ग्रीवस हर्ट, तो ये अपने आप देखेंगे आप लोग। कर लेंगे हम। एक केस है अमजद खान का, लिख लीजिए, कहीं कभी पूछ लिया जाए आपसे तो लिख लीजिए अमजद खान का केस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बस सेक्शन 100 पर। प्रीलिम्स का केस हियर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट। अब देखिए फिर मैं आपको करूँ, फिर पहले भी मैंने बताया हूँ, ये ट्रिक है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे तरीके से। क्या क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट। तो प्लीज जब आ जाए यहाँ पर डज नॉट आया है तो इसको हमेशा आप राउंड करेंगे, डज नॉट, बिकॉज यहाँ पर एक्सटेंड नहीं है, डज नॉट है, डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द असेलेंट। तो इसी को कहते हैं फाइन रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। आपकी मैक्सिमम गलती, इसलिए मिस्टेक्स केवल तभी होती हैं जब आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, और खास करके ये डज नॉट, डज एक्सटेंड, करेक्ट, इनकरेक्ट। कर लेंगे आप लोग। अब पढ़ते हैं, देखिए क्या इसका आंसर। assaulting with the intention of kidnapping, assaulting with the intention of grievous hurt, assaulting with the intention of criminal force, assaulting with the intention of committing rape। आंसर हो जाएगा सी। लेकिन देखिए आपको आंसर सी आ रहा है ये,
हाँ, फिर भी आप सॉल्व नहीं करेंगे पहली बार में, इसको लिखाएंगे ऐसे। अब ये देखिए, शुरू करते हैं कैसे। असॉल्टिंग विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, यहाँ पर तो होता है राइट मिलता है, तो ये हमारा टिक हो गया। असॉल्टिंग विद द ग्रीवियस हर्ट, तो यहाँ पर तो राइट टू कॉज डेथ मिलता है, लेकिन ये हमारा आंसर फिर नहीं हो सकता क्योंकि डज नॉट लिखा है। बी आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्रिमिनल फोर्स तो यार ये तो लिखा हुआ नहीं था, हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है, डॉट लगा लिया। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रेप, इसमें तो डेथ कॉज करने राइट मिलता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ए, बी और डी ये आंसर नहीं हो सकते। बी में पहले ही मुझे लग रहा था होना चाहिए, अब ये मेरा कंफर्म हो गया आंसर। ये है प्रीलिम्स एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका। अगर आप इसको अडॉप्ट करोगे तो आपका जो एफिशिएंसी लेवल है, परफेक्शन का लेवल है, कई गुना बढ़ जाएगा। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा क्रिमिनल फोर्स को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वो भी सही है, लेकिन उसमें कहाँ गलती रहती है, सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन गलत हुए आपके, 2-3 क्वेश्चन तो वो गलत है जो आपको आते थे, और फिर उसमें कंपाउंड कर दीजिए नेगेटिव मार्किंग को, और फिर क्या करेंगे आप, अगले साल वैकेंसी का इंतजार करते दिखाई देंगे। इस तरीके से क्या फ़ायदा होगा आपको, इस तरीके से करेंगे तो आपके 99.99% आपका करेक्ट ही आंसर आएगा इसमें। यहाँ पे तो आपको आंसर आता था, कई बार क्या होते हैं उसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। आता नहीं है, लेकिन देखते ही एक ऑप्शन से प्यार हो गया कि हो ना हो ये यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था, है ना। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको स्ट्राइक कर गया यही आंसर होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी ये जो एक्सक्लूड करने वाली जो ट्रिक है ये बहुत हेल्पफुल होगी कि मुझे लग तो रहा है कि सी है, लेकिन मुझे ये पता है कि ए बी डी तो हो ही नहीं सकते, ये मैं कंफर्म हूँ, तो मेरा इंक्लिनेशन भी हो गया उस तरफ और मैंने उसको एक्सक्लूड भी कर लिया, तब भी मेरा आंसर आ रहा है सी। बोलो यस और नो, तो कर लोगे अडॉप्ट या नहीं, इसको भी मुझे बार बार कहना पड़ेगा। जब ऐसी चीज़ मैं समझाता हूँ भाई, तो आपके हाथ पैन वैन चलने चाहिए कि सर ने क्या समझाया था, क्योंकि 6 महीने बाद आप सब भूल चुके हो गए। एक क्लिप निकाल के देख लेना, एक स्टूडेंट है महिमा, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला था, महाराष्ट्र से है लड़की, यहाँ तक आई थी, और आज भी वो लड़की जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग है, अभी पीछे मैसेज आया कि सर मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी है, बट उसको जरूरत नहीं उसको बताने की, बट शी फील्स दैट मच, और वो ऑफलाइन में भी नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट रिकॉर्डिंग क्लासेस से। लेकिन उसने अपना डेडिकेशन का लेवल बताया था कि जब मैंने सीपीसी पढ़ाते हुए बताया था कि लिख लो रजिस्टर पे दिस इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, उसने वो लाइन भी लिखी एंड शी शोड मी कि सर मैंने आपकी एक बात को इग्नोर करा ही नहीं, और रिजल्ट ये था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में शी वाज द जज, और आज ही फील करती है। तो लेकिन कुछ है कि भाई मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ तब भी वो लिखने को तैयार नहीं है, तो अब इनका क्या कर सकते हैं। ये मैंने उदाहरण क्यों दिया उसका कि मैंने उसका रिजल्ट ही बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर आप ये लेने तो आए हो, सब्जेक्ट तो फिर भी आप पढ़ भी लोगे, आप यहाँ से वहाँ से कुछ नहीं तो 2 घंटे में आईपीसी खल्लास और ये खल्लास वहाँ से मिल जाएगा कुछ ना कुछ ज्ञान आपको, लेकिन ये बेसिक ट्रिक्स होती हैं जो आपको एक प्रैक्टिकली जो गुजरा है वहाँ से वही सिखा सकता है, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी ऐसे ही करता था, जो मेरे गुरु थे जो पढ़ाते थे जीएस वगैरह यूपीएससी की, तो जहाँ भी उन्होंने कोई ट्रिक बताई मैंने वो जरूर नोट करी हमेशा, और हमेशा काम करती है ट्रिक्स वो। अब रत्ना सरखेल ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैं क्या जवाब दूँ उसका। सर ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट क्या है। देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल स्टूडेंट्स मैं समझा देता हूँ। एक होता है नेचुरल वे ऑफ वे ऑफ सेक्सुअल लाइफ, उससे अलग जो है वो सब कुछ अननेचुरल है। सही है, बस चलिए बढ़े आगे को। एफ क्लॉज क्या थी, दोबारा पढ़ देता हूँ। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। तो इनका कहना है कि सर पता कैसे चलेगा उसको, है ना, या तो wrongfully confine कर चुका हो उसको, यही तो कह रहे हैं आप ये। तो हम एक काम करते हैं, सेक्शन 38 को शुरू में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ में आप इसको ना सेक्शन 38 पढ़ लिया। 38 में क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू द कॉजिंग वॉलेंटरली डेथ, लेकिन अंडर रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 37, रेस्ट्रिक्शन 37 की अपनानी पड़ेंगी।
अब इसी के साथ आप जो है थोड़ा सा कष्ट और कीजिए। सेक्शन 40 और पढ़ना आपके ब्रैकेट में है क्या सबके? सेक्शन 40 पढ़िए जरा एक बार को, आपको समझ में आएगा। सेक्शन 40 में है कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। सेक्शन 40 बीएनए से कहता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी आपका कमेंस हो जाएगा, यानी कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सेक्शन 40 बीएनएस या सेक्शन 102 आईपीसी मैं यहीं पढ़ा देता हूं, तब आपको शायद वो क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। पढ़िए जरा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises। जैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है कमेंस कब हो जाएगा, प्रारंभ कब हो जाएगा? एज सून एज, जैसे ही क्या हो जाए? एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइज, खतरे, डेंजर यानी खतरा, खतरे का भय उत्पन्न हो जाए। लेकिन कैसे एप्रीहेंशन होनी चाहिए? रीजनेबल एप्रीहेंशन। लेकिन किससे? रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइजेस फ्रॉम व्हाट? अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। वो जो एप्रीहेंशन है, वो मुझे डर लग रहा है, मेरी डेथ कर देगा, ये मुझे मार देगा, मेरी ग्रेवेस हर्ट कर देगा, है ना, मुझे किडनैप कर लेगा, मुझे रोंगफुल कन्फाइन कर देगा ये आदमी। ये जो भय है ये किससे होना चाहिए? क्या उसने मुझ पे एक्चुअल में ऑफेंस किया हो वाला, मैं रोंगफुल कन्फाइन किया हो? नो, इवन इफ ही इज अटेम्प्टिंग टू कमिट सच ऑफेंस और इवन इफ ही हैज ओनली थ्रेटन्ड टू कमिट द ऑफेंस, अगर थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस भी है, तुझे तो मैं ऐसी जगह बंद करूंगा जो तुझे कोई दिखाई ना दे। क्या हो गया ये? थ्रेट। थ्रेट टू रोंगफुल कन्फाइन, और कैसी जगह? जहां पब्लिक अथॉरिटीज को। लेकिन केवल ऐसा कहने से, मान लीजिए मैं कैमरा पे सबको बोलता हूं, तो यहां से रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं आएगी। कोर्ट यही देखेगा कि रीजन कहना और रियली में वो सर्कमस्टेंस होना कि यहां पे कोई आदमी एप्रीहेंड कर सकता है, इसमें डिफरेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन का जवाब है आपका कि जरूरी नहीं है कोई अपराध घटित हुआ हो। लास्ट की लाइन पढ़िए लाल कलर में, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, यद्यपि वह अपराध घटित नहीं हुआ हो। व्हाट इज सफिशिएंट? अटेम्प्ट इज सफिशिएंट। पकड़ो 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 इसको, अरे वहां से पकड़ो इसको, निकालो वहां से। ये हो गया अटेम्प्ट। और एक हुआ ओनली थ्रेट। अटेम्प्ट से भी पहले की स्टेज हो गई है थ्रेट। तो ओनली अटेम्प्ट और थ्रेट इज सफिशिएंट टू गिव यू राइट विच कैन बी एक्सरसाइज बाय यू अंडर सेक्शन 38। राइट और रॉन्ग? बात समझ में आया? ये हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको कि हम जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो कितनी बड़ी बात है। क्या राइट मिला आपको? राइट टू कॉज डेथ मिला आपको, है कि नहीं है 38 में। लेकिन राइट टू कॉज ऑफ डेथ कब मिल गया? व्हेन देयर वाज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन बिकॉज ऑफ अटेम्प्ट और थ्रेट। या तो प्रयास किया गया था ऐसे अपराध का, या उसको ऐसा अपराध करने के लिए आपको केवल धमकी मिली थी, लेकिन यू एप्रीहेंडेड दैट डेंजर कि भाई ये मेरी डेथ कर देगा, ये मेरे हाथ पैर तोड़ देगा, ग्रीवस हर्ट कर देगा मेरी, ये मुझे किडनैपिंग कर लेगा, ये मेरा एब्डक्शन कर लेगा, राइट, या मुझे ऐसी जगह रोंगफुल कन्फाइन कर देगा, या किसी लड़की को ये भय हो जाए कि मेरा रेप कर देगा, या किसी लड़के को ये भय हो जाए कि उसके साथ अननेचुरलनेस वाला एक ऑफेंस हो जाएगा। तो केवल आपको ये नहीं देखना है कि रोंगफुल कन्फाइन करे ही करे। आई बिलीव कि आपको सब सारी क्वेरीज आपके सॉल्व हो गई होंगे इसके बाद में। यस और नो एवरीवन प्लीज। चलिए, तो अब आपका ये सेक्शन 38 कंप्लीट हुआ। बढ़े आगे। अब केस जो बताया था मैंने आपको, किसी क्वेश्चन में पूछा गया केस, उसको ऐसे कर लीजिए, अमजद खान का केस था मैडम। देखिए, अंडर सेक्शन 100 आईपीसी, अब इसको रिप्लेस कर लीजिए 38 बीएनएस कर देते हैं हम इसको। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ, ध्यान रखेंगे जब कभी ऐसा आएगा
क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी का भी मिलता है और प्रॉपर्टी का भी है, तो बॉडी को आप अलग से राउंड करोगे। एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल को राउंड करेंगे हम। अगेंस्ट एन असॉल्ट, बस इतना ध्यान रखिए, रीडिंग में अपने आप कर लेंगे आप लोग। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट। देख रहे हैं आप कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ये। देखिए यहाँ पे क्या रोंगफुल कन्फाइनमेंट नहीं लिखा, रोंगफुल रेस्ट्रेंट किया है इन्होंने नोट वाले, अब पकड़ लेंगे आप लोग। लेकिन ये इसीलिए कहता हूँ कि प्लिम्स में मतलब एक होता है, देखो स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपने देखा होगा लोगों के बारे में, एक है बहुत एकेडमिकली एक्सलेंट है 99%, उस तरह के टॉपर है, बट दैट गाई इज मे बी ए फेलियर बिकॉज ही इज़ नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। इंसान को एकेडमिकली स्मार्ट के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए, है कि नहीं है। उसी तरीके से प्रीलिम्स में भी आपको नॉलेज के साथ साथ वो स्मार्टनेस आनी चाहिए कि एग्जामिनर के माइंड को पढ़ पाएँ हम। जैसे चेस का गेम खेलते हैं ना हम लोग, तो देखते हैं कि हमने ये चला तो ये हमने रानी की तरफ घुमाया तो ये क्या चलेगा, फिर ये करेगा, फिर वहाँ पे कहाँ जाएगा, कहाँ पे क्या मरेगा, क्या 3-4 स्टेप्स हम लोग कोशिश करते हैं आगे की। उसी तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि एग्जामिनर प्रीलिम्स के एग्जाम में आपका चेस प्ले कर रहा है, तो उसने कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको घुमाया होगा वर्ड्स में। जैसे उसने यहाँ पर एक बच्चों वाली हरकत की है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट की जगह रेस्ट्रेंट कर दिया, जैसे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वाकई में नहीं चलता पता। कई बार जिन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में पढ़ लिया या याद नहीं कर रखा तो रोंगफुल याद रह गया उसको, रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट में कंफ्यूज हो गया। अब ऐसा होता है, इसलिए याद करना जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस पूछ लिए यहाँ पर, देखिए अभी ये तो सिंपल सा हो गया। डज नॉट कॉजिंग मिसकैरेज, यहाँ पर उन्होंने एक वो दे दिया, प्रॉब्लम बेस दे दिया। अधिकतर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग इफ असेलेंट्स ऑल ऑफ द अबव, सारा आ गया देखिए इसमें, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, राइट। तो आप प्रैक्टिकली देखो मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में कहाँ से आए हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कब डेथ कर सकते हो, कब डेथ नहीं कर सकते। और अब मेन से क्वेश्चन जाके देख लो, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। और नहीं तो क्या कहेगा वो, कोई प्रॉब्लम दे देगा कि इस केस में डेथ कॉज करने का राइट है या नहीं है। तो बेयर एक्ट से बियॉन्ड जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी है, मतलब इतने आ जाएंगे जज बन जाओगे आप पक्का। तो क्यों करना है, क्यों पढ़ना है इतना था। अब वरना मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आपको ना 38 में आपको 100 केसेस ले आऊँ, उन्हीं को पढ़ाता रहूँ, समझाता रहूँ, टाइम वेस्टेज है। वो टाइम अपन लोग लगाएंगे इस सेक्शन को लिख के प्रैक्टिस करने, बस। प्रीलिम्स भी कवर हमारा, मेंस भी कवर। अब बढ़ते हैं आगे को, फिर सेक्शन 39 पर आ जाते हैं। दैट इज सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 39। सेक्शन 39 पर आ जाइए। व्हेन सच राइट टू कॉजिंग एनी हार्म एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, बस। तो सेक्शन 39 में आपको मिला था, सॉरी 38 में मिला था आपको राइट टू कॉजिंग अदर हार्म में, तो जाहिर बात है डेथ को छोड़ दी, बाकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप अदर हार्म कर सकते हैं, पर इसमें कुछ खास है नहीं। इफ द ऑफेंस इज नॉट ऑफ द डिस्क्रिप्शन इनुमरेटेड इन दिस सेक्शन 38, यानी कि आपको वो डेथ, ग्रीवस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रोंगफुल कन्फाइनमेंट, एसिड थ्रो एडमिशन, उस डिस्क्रिप्शन का नहीं हो, तब याद हो गया अब तो। देन आरपीडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंट्री कॉजिंग डेथ टू द असेलेंट, आप डेथ नहीं कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि जब अगर आप पे क्वेश्चन ये आ जाए, है ना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हेन कैन यू कॉज डेथ, तो कोशिश करना 38 के साथ 39 को भी मेंशन करें, है ना, क्योंकि कंबाइंडली डील करते हैं। सेक्शन 38 रेड विद सेक्शन 39 डील्स विद द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि 39 आपको ये कहता है कि आप डेथ ओनली एंड ओनली 100 में ही कर सकते हैं, कि 39 ने हम ब्रेक लगा दिए हैं, यू कैन नॉट कॉज डेथ, है ना। डेथ आप नहीं कर सकते हैं, ये 101 आईपीसी ने कहा, ये आपको 39 बीएनएस से कहा। बट डज एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग
एनी हार्म अदर देन दी डेथ, अदर देन डेथ कर सकते हैं आप। और इसी के साथ आप भगवान का नाम लेकर के सेक्शन 99 आईपीसी या 37 बीएनएस पढ़ते हैं। जरा क्या था वो सेक्शन 37 में आपने देखा था रेस्ट्रिक्शंस थी, राइट। क्लॉज 2 37, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। क्या समझे? you should read it with section 39 BNS, or you should also read with 38 as well, 38 39। क्या बात निकल करके आएगी? You can cause death using section 38, you can cause other harm than that using section 39, but both rights are subject to the restrictions under section 37, and which says what? You cannot cause more harm than is necessary for the purpose of defense। डिफेंस के लिए जितना फोर्स या हार्म जरूरी था उतना ही कर सकते हैं आप, समझे आप? इसको हमेशा याद रखेंगे। आप डेथ नहीं कर सकते, डेथ तो नहीं कर सकते थे 38 में, इसलिए मैंने इसका सर फोड़ दिया। अरे भाई, सर फोड़ने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा, नहीं सर 39 ने कहा है, बस मारना नहीं था, जान था इसके। अरे प्रभु, इस लाइन को कौन पढ़ेगा? इस लाइन को कौन पढ़ेगा? अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 37 आप अदर हार्म तक कर सकते हो, एनी हार्म अदर देन डेथ तो कर सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 37। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ब्लैंकेट कवर मिल गया कि नहीं नहीं बस अब नो बॉल आ रही है, छक्का चौका मारो, आउट होना ही नहीं है आपने, ऐसा नहीं है। तो यू कैन कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ but subject to the restriction that it should be proportionate to the harm likely to caused you, है ना। 37 की जो लाइन आप नहीं बोलेंगे, 37 क्लॉज 2 की लाइन ये है कि in no case extends to inflicting more harm than is necessary for the purpose of defense। बोलो yes और no, बात समझ में आई? दोस्तों, लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर देंगे। आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।